हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है वली हसन और एस डॉट अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम लोग इस बार नए जोश खरोश से स्टार्ट कर रहे हैं ये नया सेशन। ठीक है, इसमें हम लोग अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स होंगे, है ना। तो हम लोग जो है 11th और 12th का कोर्स पैरेलल लेकर चलेंगे और उन लोगों का भी ध्यान रखेंगे जो लोग 11th या 12th पास आउट हो चुके हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी जेई और नीट की 2021 के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे एक तो अभी ये हम लोग लेक्चर का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीन के लेक्चर होंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास बायोलॉजी फैकल्टी नहीं है ना। तो मैं फिजिक्स और मैथ्स का पार्ट आपको लूंगा वली हसन, और मेरा दोस्त पंकज कुमार जो कि फिजिक्स और मैथ्स का सेकेंड पार्ट लेगा, आपको लेक्चर भी देगा और आपके हम लोग जो है एक टेस्ट सीरीज भी साथ में रखेंगे। उसके अलावा रिवीजन भी करेंगे टाइम टू टाइम, क्योंकि हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है, इसलिए आपको पैरेलल फिजिक्स के दोनों पार्ट चलेंगे और मैथमेटिक्स के भी दो पार्ट चलेंगे लेक्चर के। ठीक है, तो दोस्तों हम आप सभी का हम सबकी कोशिश है कि आप सभी का टारगेट जो अब 2021 शुरू हो चुका है उसको आप लोगों को उसके सामने एकदम आपकी मतलब कंधे से कंधा आपको सपोर्ट दिया जाए, ताकि आप जो है उस टारगेट को बहुत आसानी से निकाल सके। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, है ना, फिजिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और फिजिक्स के कुछ उन पार्ट्स पे आज हम लोग नज़र डालेंगे, है ना, रिवाइव करेंगे, जिनका मतलब मोस्टली वैसे हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते हैं, बट उसमें थोड़ा सा रिवाइव करके, है ना। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स हो गया, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उसके बाद हम लोग कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उसके बाद यूनिट्स का बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मेजरमेंट्स भी पढ़ेंगे। इसमें हम लोग वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, है ना, मीटर स्केल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब करके उसके बाद हम लोग अपना मेन फिजिक्स पढ़ेंगे, जो कि हमारी जेई और नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, सबसे पहले आज शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। तो फिजिक्स क्या है, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बोल रहा हूँ, मेरी आवाज जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, है ना, तो मैकेनिकल वेव्स हैं ये। ठीक है, क्या हो रहा है कि वाइब्रेशन से जो साउंड हमारी वेव में एयर में ट्रेवल करते हुए आपके पास पहुंच रही है ना, ब्लूटूथ के माइक के थ्रू, जो भी बाकी इक्विपमेंट्स लगे हैं जिसके थ्रू रिकॉर्ड होके, तो ये सब चीजें क्या है, एक फिजिकल फिनोमिना है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये कमरे में लाइट जल रही है, ये भी एक फिजिकल फिनोमिना है ना। इसमें क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक, पहले तो हम लोग पावर प्लांट में जो बिजली बनाते हैं, ठीक है, वहाँ केमिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है, उसको, है ना, चेंज करते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल से यहाँ पे लाइट वेव्स जनरेट हो रही हैं, जो कि हमारी ट्यूबलाइट है वो क्या कर रही है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कर रही है। वो वेव्स हमारी आंख पे आके हमें जो है रोशनी, है ना, फील करते हैं हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बहुत सारी रेंज होती है ना, जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, लाइट रेज, ये सब रेज आती है। तो ये सब फिजिकल फिनोमिना, अर्थ रोटेट करती है, वो भी एक फिजिकल फिनोमिना। इस तरह से बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना को स्टडी करने के लिए हम लोग जो है फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, अब जैसे कोई फिजिकल फिनोमिना हो रहा है, ठीक है, उसको अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो हम लोग उस फिनोमिना को क्वांटिफाई करते हैं। क्वांटिफाई करने से क्या मतलब है मेरा, जैसे सपोज आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कार मूव कर रही है, कार मूव कर रही है, दैट इज ए फिजिकल फिनोमिना, है ना, फिजिकल फिनोमिना हो रहा है। एक स्पेस में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अब उस मूवमेंट को कैलकुलेट करना है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक क्वांटिटी, है ना, अपने आप से ड्राइव की, बनाई, उसको बोलते हैं वेलोसिटी और स्पीड, है ना। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होता है, वो उस मैग्नीट्यूड को हम लोग स्पीड कहते हैं। तो हमने जो क्वांटिटी क्या किया है, उसकी मूवमेंट को क्वांटिफाई कर लिया वेलोसिटी के टर्म्स में, एक टर्म दे दिया। उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड, है ना। तो वो मूव करती हुई जो बॉडी मूव कर रही है, उसमें क्या है, वो सिर्फ स्पेस में मूव कर रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसकी चेंज हो रही है पोजीशन। अब हमने क्या किया, विद रेस्पेक्ट टू जो पोजीशन चेंज हो रही है उसको एक टर्म दे दिया और एक क्वांटिटी बना दी वेलोसिटी। उसकी डिफिनीशन क्या है कि जैसे कोई भी, है ना, फिजिकल फिनोमिना हो रही है, उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, तो उसी को क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कि दो पार्ट इसके मेजर कंपोनेंट होते हैं। जैसे कोई भी क्वांटिटी है, क्यों, इसके दो मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और एक होता है उसका यूनिट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जैसे कोई फिनोमिना हो रहा है, सपोज मान लो एक कार मूव कर रही है। अब कार मूव कर रही है, उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है स्पेस में टाइम के साथ साथ, वो एक जो भी उसका फिनोमिना हो रहा है वो होगा। अब उसको हमने क्वांटिफाई किया, तो उसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू क्वांटिटी, जैसे सपोज वेलोसिटी है, अब वो मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हमने कहा कि मूव कर रही है।
है ना। अगर इसमें क्या है, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई 10 मीटर, है ना, 10, एंड यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर हम यूनिट चेंज कर देते हैं, अगर उसको मीटर पर सेकंड की जगह हम लोग सेंटीमीटर पर सेकंड करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 10 को हम 1000 से, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। बट क्या है, देखो फिनोमेना चेंज नहीं हुआ, है ना, जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हुई। अगर यूनिट चेंज होगी तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कार तेज स्पीड से जाने लगी। कार की जो पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, वो अभी भी सेम है। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर, यूनिट चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, बट क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये आपको पॉइंट मैं इसलिए समझा रहा हूं, इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि जब हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं उस समय हमको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे काम आता है। ठीक है, कि क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, फिजिकल फिनोमिना जो हो रहा है वो चेंज नहीं होता है। अगर हम यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे में, तो हमारा सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होता है, बट क्वांटिटी सेम रहेगी। ठीक है, उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। ठीक है, वो फिनोमिना भी सेम रहेगा। तो अब इसमें दो चीजें आपने सुनी, न्यूमेरिकल वैल्यू तो कोई भी मतलब कि एक, है ना, ये क्या है, हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू सिंपल हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब यूनिट उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यूनिट पहले हम लोग पहले क्वांटिटी का टाइप पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वांटिटी को हम लोग पहले क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। ठीक है, कि किस तरह की क्वांटिटीज नेचर, है ना, तो उनका बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। जैसे मान लो आम का पेड़ पे आपने देखा एक आम लगा हुआ है। ठीक है, ये आम लगा हुआ है। अब ये जब आम बना, जब ये बड़ा हो गया, पक गया, तो इसका क्या है, एक मास, है ना, केमिकल रिएक्शन में एक मास प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये मास जब इस आम में आया, है ना, तो इसकी एक क्वांटिटी है ना, मास, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, टाइम के साथ ये बड़ा होता गया, मास बनता चला गया। ठीक है, तो ये तोड़ लिया, तोड़ के आप खाने लगे तो मास चेंज नहीं होगा, तोड़ने के बाद भी मास उतना ही रहेगा, आप पूरा खा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मास क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। इसी की अगर हम लंबाई की बात करें कि हम नापे देखें कितना है ये, अगर इसकी लंबाई एल है, ये भी इंडिपेंडेंट है ना, ये किसी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। एक बार आपने तोड़ लिया खाने के हिसाब से, तो अब ये तो लेंथ एल है, जो है सो है, दुकान से जितने की लाए उतना ही रहेगा, तो ये भी चेंज नहीं होगी, किसी पे डिपेंड भी नहीं कर रही है। कि ऐसा नहीं है कि पेड़ में लगा था तो तुमने देखा तो उनको एल दिख रही है, किसी दूसरे आदमी ने देखा उसको L1 दिख रही, वो चेंज नहीं हो रही क्वांटिटी, है ना, ना टाइम के रेस्पेक्ट में, ना आंधी आएगी तो भी चेंज नहीं होगी, ये एल रहेगी। तो मास हमारा इंडिपेंडेंट है, एल क्या, लेंथ हमारा इंडिपेंडेंट। इसी तरह से बहुत सारी क्वांटिटी होती हैं जो किसी क्वांटिटी पे टाइम या किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, उस तरह से होता है टाइम, है ना। टाइम तो जब से यूनिवर्स बना है तब से चल रहा है, किसी हर चीज टाइम पे डिपेंडेंट है। हम लोगों की हर काम में मतलब टाइम आता है, और हमारा, है ना, हर आप लोग की प्रिपरेशन भी टाइम पे डिपेंडेंट है। टाइम तो चलेगा, है ना, टाइम के साथ हम लोग को चलना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा मामला, है ना। तो लेंथ, मास, टाइम, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है ना। तो इस तरह से हम लोग उनको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो कि किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज ये क्या होती हैं, जैसे लेंथ हो गया, ठीक है, मास हो गया, और टाइम हो गया। ये क्या है, ये सब किसी चीज पे जो डिपेंड ना कर रही हो। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वांटिटीज होती है जो इन क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, जो कि इन क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। मतलब कि आप दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके, दो क्वांटिटी का रेशियो लेके, या किसी भी क्वांटिटी की पावर रेज कर दे, है ना। सपोज मान लो कोई भी क्वांटिटी ऐसी हो सकती है, जैसे वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है ना, अगर हम इसका यूनिट लिखे तो L³ होता है। तो लेंथ की पावर आपने 3 रेज कर दी, तो वॉल्यूम क्या है, ये हमारी लेंथ पे डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। ठीक है, इसी तरह से वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या है, दो क्वांटिटीज का रेशियो है ना। तो ये क्या होगा, हमारा डिपेंड करेगा फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ और टाइम पे। इस तरह से फोर्स हो गया, है ना। फोर्स क्या होता है, ma, ठीक है, मास इंटू एक्सिलरेशन। ठीक है, तो फोर्स भी हमारा क्या है, मास और एक्सिलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि मास एंड चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्स या आपका मोमेंटम है, वो भी आपका क्या है, सारी डिपेंडेंट
क्वांटिटीज है जिनमें कि दो क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी का रेशियो मल्टीप्लिकेशन या फिर उसकी पावर रेज करने से जो क्वांटिटीज आती हैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जैसे कोई भी क्वांटिटी है ना, सपोज मैं स्पेस में टहल रहा हूं, मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, कोई आदमी यहां हमसे खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है, क्या देखा कि यहां से एक ये है ना, ये कार है, सपोज मान लो ये कार है, ठीक है, छोटी सी डब्बे की कार है। अब ये यहाँ से मूव होके यहाँ कुछ देर में आ गई, ठीक है, तो इसकी क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है चेंज हो गया है ना, इस जगह से इस जगह, ठीक है, तो ये जो पोजीशन चेंज हो रही है ना, तो इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज होती है, जैसे वेलोसिटी, ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, तो इन सब आप ये सब क्वांटिटीज जिनको आप अगर बताना चाहते हैं, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि भाई ये कार मूव कर रही है इतनी वेलोसिटी से, कितने, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, तो आपको ये भी बताना होगा ना कि भाई किधर को जा रही है। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं, जिसको आप बताएंगे तो लोग पूछेगा कि किधर जा रही, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जब वेक्टर क्वांटिटीज में अगर आपने डायरेक्शन नहीं बताया तो सब खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है, समझ में नहीं आएगा कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं ना, बिना डायरेक्शन के। मान लीजिए आपको यहाँ से लंदन ही जाना है ना, तो आपको डायरेक्शन नहीं पता होगी तो आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे ना। तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज क्वांटिटीज वी रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बट ये दो कंडीशन ही पूरी नहीं कहती है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए जरूरी है वो क्या है, कि वेक्टर क्वांटिटीज मस्ट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, जो वेक्टर अलजेब्रा है ना उसके लॉज को फॉलो करना चाहिए। अब उसमें लॉज क्या होते हैं वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मस्ट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, अब ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी जान लीजिए क्वांटिटीज की जो क्लासिफिकेशन है उसमें। तो वेक्टर क्वांटिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है, एक तो होगा हमारा क्या है कि मैग्नीट्यूड होगा, है ना, और एक डायरेक्शन होगी। दो चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है ये आप ध्यान रखिए, ये नहीं फॉलो करेंगे, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी हैं जहां पे आपको लगेगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, बट वो क्वांटिटीज वेक्टर नहीं होंगी, क्योंकि वहां पे क्या होगा, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो वहां पे हम लोग उसको क्या करेंगे, टेंसर क्वांटिटीज डालेंगे, वो ऐसा पढ़ना नहीं है, वो सब बस नाम जानना है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज के बाद एक इंपॉर्टेंट होता है आपका स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनको सिर्फ आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड, आपने अगर मैग्नीट्यूड बता दिया तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन उस क्वांटिटी के बारे में मिल गया। जैसे मैं बोलूं कि इस मार्कर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो लंबाई आपको पता चल गई, आपको पता है ये 10 सेंटीमीटर, ऐसा थोड़ी है कि ऊपर नीचे या ऐसे आप इसको किसी भी डायरेक्शन में रखिए, है ना। हमारा स्केलर क्वांटिटी मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, बहुत सारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उसमें 6 आपकी क्वांटिटीज जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड करंट, ठीक है। करंट टेंसर क्वांटिटी है, और एक इंटेंसिटी होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मान लो जैसे तुमको बोला गया, जाओ बेटा चिंटू, आम मार्केट जाओ और मार्केट से कुछ है ना फ्रूट्स ले आओ। अब तुम पहुंचे मार्केट, तुमने देखा कि दो दुकानदारों ने आम के फल लगा रखे हैं, ठीक है, आम के फल की दुकान लगी हुई है ना। तो क्या हुआ कि एक दुकानदार ने ये आम लगा रखे हैं, ठीक है, और एक दुकानदार भी इधर भी लगाया हुआ है। अब आपको कुछ डिफरेंस तो पता चल रहा है इन दोनों में, लेकिन चिंटू लाल जो थे बड़े होशियार थे, तो वो दिमाग लगा दिए। इसने बोला कि हम दे रहे हैं 5 रुपए के 5 आम, ठीक है, इसने बोला कि हम 5 रुपए के पर 5 मैंगोज, ठीक है, तो 5 मैंगोज जो है 5 रुपए के, ये भाई साहब दे रहे थे 5 रुपए के 3 मैंगोज। तो अब है ना, अब जिसने दिमाग लगाना था उसने दिमाग लगा दिया, इसको लगा रहे यार यहाँ 5 मैंगो मिलेंगे सेम रेट में, यहाँ पे 3 मैंगो मिलेंगे, तो यहाँ से ले लिए, है ना। बट ये नहीं देखा, देखिए इसका साइज, मान लो इसका साइज है छोटा, अब 5 आम तुमने ले तो लिए, लेकिन तुम्हारी क्वांटिटी क्या हुई, क्योंकि हमारी यूनिट नहीं फिक्स है, अगर या कोई भी यूनिट डिफाइंड नहीं है जिससे आप कंपेरिजन कर सके, है ना, तो बड़ा कंफ्यूजन के बाद ले तो लिए 5 आम है, इसके 3 आम जो है, इसका अगर मास देखते तो ज्यादा होता है, क्वांटिटी ज्यादा होती है, जो इन लोग को बड़ी दिक्कत हो गई दुकानदार लोगों को कि यार कैसे क्वांटिटी को डिफाइन करके कैसे बांट के दें, मतलब रेट को कैसे फिक्स करें।
तो इन लोगों ने सोचा चलो क्यों ना एक, है ना, एक मान लो लकड़ी का डब्बा ले लो, ठीक है, एक लकड़ी का एक कोई वेट ले लिया इन्होंने, है ना, बोला कि यार हम भी इसको ना इसके बराबर आम देंगे 5 रुपए में, अब तुम भी इतने देना, ठीक है, तुम भी इतने देना, हम भी इतने देंगे, हमारे पास भी इतने बड़ा लकड़ी का डब्बा है, तुम्हारे पास भी सेम साइज का लकड़ी का डिब्बा है, दोनों के पास सेम साइज का लकड़ी का डिब्बा दोनों ने बना के रख लिया। अब जो भी आए सब 5 रुपए में दें। अब उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, इस डब्बे को चढ़ा दिया एक डंडे पे, है ना, एक लकड़ी के इधर, और इसको बैलेंस कर दिया इधर एक टोकरी रख के। अब भाई फिक्स हो गए, जिसके आम बड़े साइज में थे उसके कम चल लगते थे, जिसके छोटे आम साइज के थे उसके ज्यादा। तो क्या हुआ, अब इससे इन्होंने कंपेयर करके रेट फिक्स कर दिया, है ना। तो यूनिट कुछ नहीं होता है, इसी तरीके से, है ना, हम लोग किसी भी क्वांटिटी को एनालाइज करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक रेंडमली कोई भी स्टैंडर्ड एक रेफरेंस चूज करते हैं, उसी को हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उस स्टैंडर्ड को ही यूनिट कहा जाता है। तो इस तरह से यूनिट हम लोगों ने बना ली तो बहुत जिंदगी आसान हो गई है ना। तो यूनिट की डिफिनीशन क्या हो गई कि एनी स्टैंडर्ड चूजन फॉर द कंपेरेटिव मेजरमेंट, है ना, कंपेरेटिव मेजरमेंट के लिए जो भी कोई स्टैंडर्ड चूज करते हैं इज कॉल्ड एज ए यूनिट, ठीक है। अब यूनिट आ गया तो उसके बाद क्या हुआ, देखो यूनिट तो लोगों ने इजाद कर लिया, हर कंट्री ने अपना अपना एक एक यूनिट सिस्टम बना लिया। हुआ क्या, लंदन में जो लोग रहते थे उन्होंने अपना एक कुछ कंपेरेटिव, क्योंकि कंपेयर करना है ना, कंपेयर करके ही तो बस बनाना है। यूनिट है क्या, कोई भी कुछ भी आपने एक स्टैंडर्ड ले लिया और उससे कंपेयर करके चालू गए। तो हर कंट्री में, ऑलमोस्ट हर रीजन में, जैसे एशिया में, यूरोप में, सेंट्रल मिडिल ईस्ट में, या कह लो अमेरिका में, तो हर जगह लोगों ने अपना अपना सिस्टम बना लिया। तो क्या हो गया, बहुत सारे सिस्टम, पहले सबसे पहले बहुत सारे सिस्टम आ गए, है ना। एक सबसे पहले सिस्टम हमारा आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं एमकेएस सिस्टम, ठीक है। एमकेएस सिस्टम में क्या हुआ कि जैसे मान लो ये पहले तीन क्वांटिटीज थी जो, है ना, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उस पर बेस्ड था। सबसे पहले था लेंथ, लेंथ, ठीक है, उसके बाद मास, और उसके बाद टाइम। तो एमकेएस सिस्टम क्या था, इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज पे बेस्ड था। इन्होंने तीन यूनिट, इसमें तीन यूनिट बनाई। इसका एक यूनिट था मीटर, मास का यूनिट रखा इन्होंने केजी, किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से एमकेएस सिस्टम जो है उसमें मीटर, केजी, सेकेंड, इस तरह से सिस्टम में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थे उनके यूनिट्स को डिफाइन किया गया और उसी बेस्ड एमकेएस सिस्टम आया। उसके बाद एमकेएस सिस्टम में ही दो सिस्टम इसके सब सिस्टम है जो कि डिफाइन किए जाते हैं, एमकेएसए सिस्टम, ठीक है, या फिर एमकेएसक्यू सिस्टम, है ना, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये फर्स्ट है, इन्होंने क्या किया, एक और क्वांटिटी करंट को चेंज किया, इसमें डाल दिया, है ना, और ठीक है। तो एमकेएसए सिस्टम में इन्होंने क्या किया, इसको तो मीटर में लिया, इसको तो केजी में लिया, इसको सेकंड में लिया, और एम्पियर को करंट में ले लिया, ठीक है। करंट का यूनिट एम्पियर डिफाइन किया, इसको फाइनली आगे बढ़ा के एमकेएसए सिस्टम नाम दे दिया गया। उसके बाद बोला कि नहीं भाई एमकेएसक्यू सिस्टम बनाया गया, उसमें क्या हुआ, उन्होंने चार्ज को जो है करंट से रिप्लेस कर दिया। इसको क्या हो गया, Q इज इक्वल टू एटी होता है ना, तो इसको Q, एमकेएसक्यू सिस्टम में क्या हुआ, ये तो मीटर है, ये केजी रखा मास को, और टाइम को सेकेंड में रखा, करंट की जगह इन्होंने चार्ज कूलम में रखा और उसको क्या डिफाइन किया, Q से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एमकेएसक्यू सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से एमकेएस सिस्टम में दो मॉडिफिकेशन हुए बाद में। और हमारा दूसरा जो मेन एक और सिस्टम दूसरी जगह पे चल रहा था एमकेएस सिस्टम की तरह, वो था हमारा सीजीएस सिस्टम, है ना। सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में रखा, मास को ग्राम में रखा, और टाइम को सेकंड में रखा, ठीक है। ये सारे सिस्टम हमारे क्या हैं, बेस्ड ऑन यूनिट। उसके बाद थर्ड यूनिट सिस्टम है एफपीएस सिस्टम। इसमें क्या हुआ कि हमने लेंथ को फीट में रखा, ठीक है, और इसको मास को पाउंड में रखा, इसको एलबी से करते हैं, पाउंड को एलबी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को सेकंड लिया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे सिस्टम जो है आ गए, हर सिस्टम में अपना एक अलग अलग यूनिट हो गया, ठीक है। अब इसी सिस्टम के हिसाब से जो डाइव्ड क्वांटिटीज आएंगी, सपोज मान लीजिए वेलोसिटी निकालेगा तो फीट पर सेकेंड, यहाँ वेलोसिटी निकालेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड,
यहाँ वेलोसिटी निकालेगा तो मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से दिक्कतें क्या आई कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ घर रह के पढ़ाई की, इंडिया में मान लीजिए भारत में MKS सिस्टम चल रहा है, मीटर, केजी और सेकेंड। जब आपको बड़ी खुशी से आपको लंदन जाना था पढ़ने, है ना, लंदन की यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाना था, कहीं भी पढ़ने जाना था। आप जब वहां पहुंचे तो यहाँ के तो आप टैलेंटेड बच्चे थे, पर जब वहां पहुंचे तो आपको जब भी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना तो बहुत आफत आ रही, क्योंकि आपने जो कैलकुलेशंस की थी पढ़ने करते हुए मीटर, केजी और सेकंड में की थी, तो पढ़ने भी गए तो भी बड़ी दिक्कत। साइंटिस्ट जो थे एक कंट्री से कुछ, दूसरे कंट्री से कुछ, मान लीजिए सपोज किसी की दूसरे कंट्री का कोई पेपर आया उसका छप के और यहाँ की कंट्रीज में या यूज करने लगे, या टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर हुआ वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि डिजाइन करने के बाद एक बहुत ही लंबा चौड़ा एक काम हो जाता था एक यूनिट को कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा काम हो गया, साइंटिस्ट को प्रॉब्लम। कोई सामान मान लीजिए आपने लंदन से, है ना, कोई भी सामान मंगाया, उसकी साइज कुछ और है, अब पता चला आपके वो घर में वो फिट नहीं हो रही, है ना, तो कोई बड़ी खास स्पेशल चीज मंगाई थी आपने और वो फिट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वहां उन्होंने फिट के हिसाब से बनाया, आपने यहाँ से मीटर के हिसाब से सोच के ऑर्डर किया था। कन्वर्जन में गलती हो गई तो क्या हो गया, खत्म हो गया खेल। तो इसीलिए कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। लेकिन इस सिस्टम को, इस समस्या को खत्म करने के लिए लोगों ने सोचा कि ठीक है कन्वर्जन तो हम लोग सीख लेंगे, लेकिन पहले कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें कुछ कॉमन सिस्टम, है ना, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम बोलते हैं, बट ये फ्रेंच लैंग्वेज में सिस्टम इंटरनेशनल है, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट है, बट नॉर्मली इसको क्या बोलेंगे, एसआई सिस्टम, है ना, इसको होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो एसआई सिस्टम में क्या होता है, इसमें क्या हुआ, फिर इन लोगों ने जो है बैठ के सब कॉमन किया कि भाई हर चीज का एक यूनिट ऐसा होना चाहिए जो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे हर देश के, हर दुनिया के लोगों को सेम हो और सब लोग इसी में भाई कैलकुलेशन ज्यादातर करें, है ना। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन किया गया। सबसे पहले लेंथ, है ना, 2 मास, 3 टाइम, 4 टेम्परेचर, इस तरह से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन किया गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मान लीजिए, ठीक है, इंटेंसिटी हो गया, 6 करंट हो गया, और 7 आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ठीक है। इस तरह से 7 क्वांटिटीज को डिफाइंड किया गया। अब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। और इन सातों क्वांटिटीज के 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। लेंथ का यूनिट मीटर में, मास का केजी में, टाइम का सेकेंड में, टेम्परेचर का केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला होता है, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को एम्पियर में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ठीक है, मोल या फिर इसको किलो मोल भी बराबर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उन्होंने, है ना, इसी से हम लोग जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं इसी के, है ना, रेशियो से आती है। तो जैसे ड्राइव क्वांटिटी मान लीजिए वेलोसिटी है या स्पीड है, उसका मीटर पर सेकेंड लेंगे एसआई सिस्टम में। फोर्स का क्या हो जाएगा हमारा, न्यूटन हो जाएगा, है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको हम लोग न्यूटन में, बाद में न्यूटन ने, है ना, न्यूटन साहब के नाम पे रखे। एसआई सिस्टम में ये हुई है। इन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को किस तरह से डिफाइन करते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, एक होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में आपका एंगल आता है, ठीक है, 2 टाइप के एंगल होते हैं आपके, है ना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। प्लेन एंगल क्या होता है, देखिए, जैसे सपोज मान लीजिए कोई आर्क है ना, तो एक आर्क के सेंटर से जो हम अगर उसकी रेडियस मान लीजिए आर है, तो ये जो आर्क अपने सेंटर पे जो एंगल बना रही है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। मान लो आर्क की लेंथ अगर एस है, ठीक है, ये लेंथ अगर एस है तो हम लोग थीटा को बोलेंगे एस अपॉन आर, है ना। तो ये होता है हमारा प्लेन एंगल। इसका जो यूनिट है वो रेडियन है, ठीक है। ये हमारा ऊपर क्या लेंथ है, नीचे रेडियस है, दोनों का यूनिट जो है ये एक्चुअली में यूनिट लेस क्वांटिटी है, रेशियो है 2 लेंथ का, बट इसको फिर भी एक रेडियन यूनिट देना है, इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का नाम दिया गया, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज।
और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में हमारा सेकंड क्या है, सॉलिड एंगल है। अब इसमें आप लोग ये जान लीजिए, बहुत आगे आने वाले टाइम में बहुत काम की चीज है। सॉलिड एंगल क्या होता है, इस तरह से ये आर्क है, इस तरह से कोई मान लीजिए एक स्मॉल एरिया है, ठीक है। अब ये एरिया अपने सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, ठीक है, इस तरह से, ये क्या है कि थ्री डायमेंशनल में, मतलब अगर हम लोग बोले, देखो पहले इसका इसका मान लो एंगल का अगर फाई है, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये एरिया ए है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, अगर इसकी डिस्टेंस रेडियस आर है, ठीक है। अब इससे के समझ में क्या आ रहा है, इसको बोलते हैं स्टे रेडियन, ठीक है, स्टे रेडियन, इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन। ऐसे मान लीजिए अगर पूरा एंगल इसका मैक्सिमम वैल्यू बोला जाए, तो अगर आप एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बोले कि तो ये टोटल एंगल कितना होता है, 2 पाई होता है। बट सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल मतलब होता है कि आप एक स्फीयर है ना, एक स्फीयर, सपोज मान लीजिए ये इस पे होगा, ठीक है, यहाँ पे एक एरिया ले लीजिए, इस एरिया के द्वारा जो बनाया जा रहा एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय इस एरिया, ठीक है। तो अगर टोटल बोला जाए कि टोटल सरफेस थ्री डायमेंशनल, तो क्या होगा, पूरा ये एक स्फीयर फॉर्म करेगा। तो स्फीयर, तो इसलिए टोटल अगर सॉलिड एंगल पूरा बोला जाए कि कितना होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 4 पाई, है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 पाई, है ना। अगर इसकी रेडियस आर है, यहाँ से आप लोग एरिया भी निकाल सकते हैं ना, फाई इज इक्वल टू क्या होता है ना, 4 पाई, पूरी जो मतलब मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल होता है 2 पाई। सॉलिड एंगल के बारे में हम लोग फ्लक्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमारा बहुत यूज होगा, उस समय डिफाइन करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की बात करो, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करो, चाहे ग्रेविटेशनल फ्लक्स की बात की जाए, है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि यूनिट एसआई सिस्टम में बनाने के बाद भी अब क्या हुआ कि बहुत सारे सिस्टम बहुत जगह प्रचलित है, तो हमको थोड़ा बहुत कन्वर्जन फिर भी आना चाहिए, है ना। नहीं तो लंदन की चीज क्या है ना, कि जैसे सपोज मान लो बहुत सारे सिस्टम जो कि एसआई सिस्टम आने के पहले ही बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी किताबें, बहुत सारी अच्छी थ्योरीज को जो है अपने अपने सिस्टम, यूनिट सिस्टम के हिसाब से जो है लिख दी गई। दूसरा क्या है कि देखो कोई क्वांटिटी छोटी हो सकती है, बहुत ही मैग्नीट्यूड है ना, तो हमने क्या किया कि यूनिट को, है ना, बहुत सारे छोटे यूनिट्स को भी डिफाइन किया सेम क्वांटिटी के लिए, और बहुत सारे बड़े यूनिट भी डिफाइन किया, ताकि आप अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी है सो पेपर पे, है ना, लिखते यहाँ पता चला यहाँ से बोर्ड वहां तक खत्म हो गया, है ना। तो इसलिए बहुत सारे फिर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को इसलिए डिफाइन किया गया, है ना, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं कि किलो, गीगा, फर्मी, है ना, 10 टू द पावर रेज करके बहुत सारे यूनिट्स को बना लिया। तो उसके लिए कन्वर्जन आपको आना चाहिए, तो कन्वर्जन हम लोग सीख, हम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन की जरूरत। अब देखो वहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सबसे पहले बताई थी, है ना, वो आती है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये चीज कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, अगर यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज किया जाएगा तो किसी भी क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, बट वो फिनोमिना चेंज नहीं हो रहा है, तो क्वांटिटी हमारी कैसे चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, है ना। तो इसी चीज को आप लोग अगर यूनिट कन्वर्ट करना है, मान लो कि जैसे एक ब्लॉक है ना, ये इस पे मान लीजिए इस पे फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, ये नीचे धरती पे रखा हुआ है, तो जो इसका नॉर्मल रिएक्शन है, मान लो ऊपर से हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, तो इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है, मान लो इसका वेट 5 है ना, 5 kg है, ऑफ एफ है, ठीक है। तो अगर ये इतना है तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 10 प्लस 5, तो वो 15 है। अब अगर आप उसको, है ना, न्यूटन में मान लीजिए एन की वैल्यू आ गई 15 न्यूटन, ठीक है। अब उसको आप अगर इसको न्यूटन को आप मान लीजिए अर्ग में चेंज कर दे, सॉरी डाइन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब फोर्स को, सॉरी सीजीएस सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, मतलब डाइन ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये फोर्स चेंज हो जाएगा, है ना, ये तो उतने ही से लग रहा है, बस इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि आपने यूनिट चेंज कर दी, है ना। यानी कि अगर कोई क्वांटिटी सेम रहेगी, चाहे वो आप एन, मान लीजिए पहला यूनिट सिस्टम है N1 है, उसमें यूनिट आपका 1 है, अगर आपका दूसरा सिस्टम है जिसमें यूनिट N2 है, सॉरी
वैल्यू क्या हो जाएगी, N2 हो जाएगी अगर यूनिट का सिस्टम U2 है। ठीक है, यानी कि ये चेंज हो जाएगी अगर हम इसको चेंज करते हैं। हम क्या चेंज कर रहे हैं, यूनिट, तो N2 चेंज हो जाएगी। तो हम क्वांटिटी सेम रहेगी, इसलिए ये चीज और ये चीज, मतलब न्यूमेरिकल और यूनिट का दोनों का मल्टीप्लीकेशन अभी भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हमको मान लो नया U2 सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, तो N2 को हम लोग लिख सकते हैं N1 U1 अपॉन U2। ठीक है, इससे हमको क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ये चीज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे यहां से इस तरह से। ठीक है, अब यूनिट U1 बाई U2 है, हमको यूनिट का जो है ना, जो यूनिट है उसमें हमको रिलेशंस पता होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू पता कर लेंगे। तो हमारी क्वांटिटी क्या होगी, जो नया सिस्टम है उसमें N2 हो जाएगी और यूनिट U2 हो जाएगी, है ना। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप इस फॉर्मूले से, है ना, ये फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, N2 न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, यहाँ इसमें यूनिट इसका नहीं होगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, यूनिट लेस होगी। बट जब हम क्वांटिटी डिफाइंड करेंगे तो हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ फिर नया यूनिट लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। ये N1 बाई U2 न्यूमेरिकल वैल्यू देगा दूसरे सिस्टम में यूनिट के साथ। ठीक है, जब यूनिट क्वांटिटी लिखेंगे तो हम लोग दूसरे सिस्टम का यूनिट भी लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग चेंज करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, एमयू इज इक्विवेलेंट टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोल रहा है कि 1 AMU। ठीक है, 1 AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, इसको डिफाइंड करेंगे हम लोग आगे चल के। ठीक है, बट अभी 1 AMU इज इक्वल टू, इस 1 AMU के इक्वल टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। ठीक है, इसको समझो क्या है, मतलब कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा E इज इक्वल टू MC², है ना। तो MC C कांस्टेंट होता है, तो एनर्जी हमारी मास से रिलेटेड होती है ना। तो वही इसमें क्या है कि बोल रहा है कि 1 एटॉमिक मास के अगर हम लोग उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो कितना, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब क्या कह रहा है कि द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.31 इंटू, सॉरी, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, है ना। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अब बोल रहा है कि आप बताइए इस मास के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी निकलेगी, है ना। तो आपको पता है 1 AMU के इक्विवेलेंट इतना है, ये मास kg में दिया हुआ है। तो आप AMU को पहले kg में कन्वर्ट करिए, या फिर kg को AMU में कन्वर्ट करिए, और उसके बाद उसके इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो आपको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, है ना, kg होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 1.67। ठीक है, तो आपको, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई दोस्त। अरे यार, कंफ्यूजन की हद होती है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू दिस, है ना। मतलब कि एक एटॉमिक मास यूनिट, kg बड़ी यूनिट है तो बहुत कम वैल्यू होगी, kg की वैल्यू बहुत कम होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू दी हुई है। अब आप यहां से क्या कीजिए, यहां से आप निकालिए 1 kg इज इक्वल टू, इसको क्या कीजिए, आप इधर लाइए। ठीक है, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर लेके 27, है ना। तो ये AMU हो जाएगा, यानी कि 1 kg में बहुत सारे AMU हो गए, एटॉमिक मास यूनिट बहुत सारे हो गए, क्योंकि यूनिट छोटा है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, अगर आप आंसर सॉल्यूशन कर रहे हैं, अगर एक क्वांटिटी का आपको पता है कि जैसे 1 किलोग्राम में 100 ग्राम होते हैं, अगर आप किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जानी चाहिए ना। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपको ये पता है कि ये यूनिट बड़ी है, सपोज मान लीजिए न्यूटन इज या जूल जो है बड़ा होता है डाइन, हाँ डाइन से, तो सॉरी, जूल बड़ा होता है हमारा अर्ग से। ठीक है, तो अर्ग क्या है, वर्क का सीजीएस सिस्टम में हमारा यूनिट है। ठीक है, न्यूटन हमारा क्या है, फोर्स है एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में, और हमारा ये जो क्या बोलते हैं डाइन जो है हमारा क्या है, सीजीएस सिस्टम में। तो जो हमको पता है कि जैसे यूनिट अगर छोटी है तो क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो यहां से आपने निकाल लिया कि 1 kg इज इक्वल टू दिस। अब हमारा मास kg में दिया है, तो दिस मच kg इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी कि 1 kg is equal to this, तो 9.1 into 10 to the power 31 kg is equal to this into this।
है ना। तो इसे लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU इज इक्वल टू 9.1 into 10 to the power minus 31 multiplied by 1 divided by 1.67 into 10 to the power 27 AMU। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू, तो ये हमारा आ गया 5.45 इंटू 10 टू द पावर -4, है ना, AMU, है ना। अब देखो इसका मास केजी में -31 था, AMU छोटा यूनिट है, वैल्यू बड़ी हो गई ना, यहाँ -31 है, यहाँ -4, तो यहाँ से भी आपको करेक्ट आंसर का अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमको निकालना है कि पता है 1 AMU से इतनी एनर्जी निकलने वाली, तो इतने AMU से कितनी एनर्जी निकलेगी, तो इक्विवेलेंट मास, है ना, इक्विवेलेंट एनर्जी, है ना, इक्विवेलेंट एनर्जी, है ना, एक इलेक्ट्रॉन की इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो है ना, एनर्जी इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन एनर्जी इक्विवेलेंट टू mass of electron is equal to, that is the mass 5.45 to -4 and 931, ये आपका आएगा 0.5073 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये क्या है कि एक AMU से इतनी एनर्जी निकल रही थी, हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से को हमने AMU में कन्वर्ट किया तो ये इतना AMU आया। अब इस AMU के करस्पॉन्डिंग हमारा कितनी एनर्जी, अगर इस मास को कन्वर्ट कर दें एनर्जी में तो इतनी एनर्जी निकलेगी। ठीक है, यहाँ से आंसर आ गया आपका ए। क्वेश्चन है कन्वर्ट यूनिट ऑफ 2 वॉट एनर्जी इन CGS सिस्टम। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, 2 वॉट एनर्जी नहीं होता है, पावर होता है, एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, तो आपको पावर दे रखी है MKS सिस्टम में 2 वॉट। देखिए एनर्जी और पावर में थोड़ा सा समझ लीजिए क्या फर्क होता है। एनर्जी आपकी क्या है, जैसे मान लीजिए एक फैन चल रहा है आपके घर पे, तो फैन क्या है, कंटिन्यूअसली आपकी एयर को मूव कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअसली एक वर्क कर रहा है, ठीक है, एयर के ऊपर। या मान लीजिए कंटिन्यूअसली कोई भी इंजन चलता हुआ आपने देखा होगा, गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या है कि वो कंटिन्यू एक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो क्या है, हमारे टाइम के साथ साथ वो एनर्जी है ना, तो क्या है कि मान लीजिए एनर्जी क्या है कि जैसे मान लीजिए 1 घंटे आपने इंजन स्टार्ट किया, तो आपने वर्क किया, मान लीजिए 1 घंटे में इंजन ने कर दिया 10 किलो जूल वर्क। अगर उसको हम लोग बोले कि 1 घंटे में किया है, तो हम लोग पर सेकेंड या पर मीटर या पर आवर अगर हम रेट निकालते हैं तो वही पावर होता है ना। ठीक है, मान लो किसी टाइम ड्यूरेशन में किसी इंजन का आउटपुट कुछ है, मान लीजिए 10 किलो जूल है या सपोज 10,000 किलो जूल है, तो उसको अगर पर सेकेंड निकालेंगे तो रेट ऑफ, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ कंजम्पशन, है ना, चाहे नेगेटिव रेट हो सकती है या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है मेनली पावर, है ना। तो इसको हम लोग इसी तरह से इसको, इसका मतलब 2 वॉट को हम लोग 2 जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, अब जूल क्या है, जूल एक वर्क का, आप लोगों को पता है, यूनिट है वर्क और एनर्जी का, है ना। तो इस वर्क का आपको पता है कि बेसिक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो फंडामेंटल यूनिट से बन के आता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 kg, है ना, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं, इसका तरीका बता देते हैं हम। सपोज मान लीजिए वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए अब देखो मास का आपको पता है केजी, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मीटर होगा। यहाँ से आपको पता चल गया ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से अब ये क्या हो गया, ये तो जूल हो गया। अब हमारा क्या है, जूल पर सेकेंड है, तो वॉट मतलब पावर का क्या है, जूल पर सेकेंड क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब। तो इस तरह से इसको बेसिक फॉर्मूले में चेंज कर लिया, क्योंकि हमको सीजीएस सिस्टम में चेंज करना है ना। तो आपको पता है कि पावर का यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, अर्ग अपॉन सेकेंड। अर्ग क्या है, वर्क का आपका सीजीएस सिस्टम में यूनिट है। तो हमको पता है इसको भी हम लोग अर्ग पर सेकेंड को भी क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अर्ग को क्या लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपन सेकेंड क्यूब। ठीक है, इस तरह से 1 अर्ग को भी डिफाइन कर सकते हैं।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो हमको पता चल गया ये, इसको चेंज करना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसको क्या मानेंगे हम लोग, n1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, u1 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है n2u2 इज इक्वल टू n1u1, ठीक है। तो यहां से n2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n1u1 अपॉन u2, ठीक है। n1 क्या है, 2 है, u1 क्या है, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब होता है, ठीक है। और इसको u2 क्या है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब है। ये तो कॉमन है तो ये निकल लिया, ठीक है। बचा क्या, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 केजी को हम लोग 1000 ग्राम लिख सकते हैं ना, सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, मीटर को 100 स्क्वायर यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सिंपल ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ग्राम ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया। अब ये क्या हो गया, 10⁻³ है, यहाँ से 4 है, तो मिला के कितना हो गया, 2 × 10⁻7, ठीक है। 2 × 10⁻7, ये क्या आ गई, n2 आ गई। ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। अब अगर हम बोलेंगे पावर को लिखना है तो हम लोग पावर में क्या करेंगे, 2 × 10⁻7 है ना, अर्ग पर सेकेंड इतना का वर्क हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीजीएस में पावर का, है ना, सीजीएस यूनिट के साथ हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई। बट ध्यान रखिए क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, पावर आउटपुट अभी भी वही है, चाहे आप सीजीएस में निकालिए चाहे एफपीएस में निकालिए, किसी में भी चेंज कीजिए, तो ये नहीं चेंज होता है, एनर्जी पावर थोड़ी चेंज हो गई। इंजन चाहे यहाँ चलाओ, चाहे लंदन में चलाओ, चाहे यूएसए में चलाओ, है ना, अगर इंजन का पावर आउटपुट सेम है तो वो हर जगह सेम रहेगा। बोल रहा है कि कन्वर्ट 10 जूल ऑफ वर्क इनटू सीजीएस सिस्टम, है ना। इसमें क्या वर्क है, वर्क वो रेट था, पावर था, अब ये वर्क दे दिया, तो वर्क 10 जूल आपको पता है 10 जूल है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो अब मान लो n2 निकालना है, तो n2 क्या हो गया, n1u1 अपॉन u2, ठीक है। ये क्या है, n1 है, ये क्या है, यूनिट 1 है। ये फर्स्ट सिस्टम हो गया। अब जिस सेकंड सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है उसमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लें, बस खत्म, सिस्टम में यूनिट लगा देंगे वही। तो n1 क्या है, 10 है, केजी को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड सिस्टम में यूनिट क्या होता है, सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से सेकेंड सेकेंड कॉमन है तो निकल लिया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 × 10⁻³ ग्राम इंटू मीटर स्क्वायर यानी 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो कॉमन हो गया तो निकल लिया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ गई, 10 10⁻³ 10⁴ 10⁸ आ गई, ठीक है। सॉरी ये न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम लोग वर्क इक्वल नहीं लिख सकते, ये हमारा क्या है, n2 है। अगर हम बोले कि वर्क कितना होगा सीजीएस में, सीजीएस सिस्टम में 10⁸ अर्ग होगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, यहाँ पे यूनिट मत ढूंढने लगना, यहाँ यूनिट ढूंढने लगोगे तो सेम करके फिर काट दिए, फिर यूनिट ढूंढोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। इसलिए बिल्कुल एकदम समझ रहे हो ना, इसको हल्के में नहीं लेना। यूनिट कन्वर्जन अगर नहीं आता है तो ये सबसे ऐसा पिलर है आपका कि आपकी पूरी फिजिक्स जो है तहस नहस हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल एकदम इसको हल्के में नहीं लेना है, यूनिट कन्वर्जन है ना, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप अगर जेई आईटी नीट अगर ये सब एग्जाम्स करना चाहते हैं तो आप पहले बेसिक फंडामेंटल को है ना, उसको बेस को मजबूत कीजिए, है ना, तभी बिल्डिंग हम लोग अच्छी खड़ी करेंगे, एकदम चमकती हुई बिल्डिंग, समझ गए।